अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जस्ट, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी से आ जाएं, ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं जेनिफ़र और निम्रा? कैसे हैं आप लोग बेटा? ओके जी, किसी को टॉपिक याद है? लास्ट वीक हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? जी, हाइपरटेंशन तो पढ़ लिया था। नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, किसी को याद नहीं है कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने? हाइपरटेंशन तो कंप्लीट हो चुका था बेटे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, वेरिकोज वेन स्टार्ट किया था। जो किसी को याद नहीं है, बहुत बुरी बात है। क्या करें, स्टार्ट कर लिया जाए? सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं, या 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स मोर। आई विल वेट। ओके, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैसेज दे दें बाकी स्टूडेंट्स को भी। वालेकुम अस्सलाम खान सभी भी। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा यूनस। कैसे हैं आप लोग बेटा? खान सभी भी और मुनीबा यूनस ने भी ज्वाइन कर लिया है। कैसे हैं बेटा? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा। आप सब लोग कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। वेरिकोज़ वेन्स टॉपिक था हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आपको डेफिनेशंस पढ़ा दी थी कि बेसिकली टॉर्टुअस वेन्स होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी बताई थी आपको कि क्या होता है। वॉल्व जो होते हैं वो बेसिकली वो ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूल करके आपकी स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। सो डायलिटेशन हो जाती है जो वेन्स हैं उनकी। फिर आपको स्टेजेस भी बताई थी वेरिकोज वेन्स की। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग भी आई थिंक मैंने पढ़ ली थी, आपको पढ़ा दिया था सारा, और प्रिवेंशन भी पढ़ा दी थी हमने। ये टॉपिक भी कहीं ख़त्म तो नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ओ सॉरी, आई थिंक इसके बाद यू पीपल आई थिंक आर राइट, हाइपरटेंशन मैंने इसके बाद स्टार्ट किया होगा। यस, हाँ जी, हाइपरटेंशन इसके बाद हमने स्टार्ट किया होगा। और आप लोग भी बड़े आराम से खामोश बैठे रहते हैं, बताया तो करें। योर मैम इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। आप बताएं मैम, वेरिकोज वेन्स पढ़ लिया था, हाइपरटेंशन स्टार्ट किया था हमने। ठीक है बेटा, बता दिया करें। चलें जी, अभी भी मेरे पास जस्ट 8 स्टूडेंट्स हैं, बट मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इन स्टूडेंट्स का और हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। हाइपरटेंशन कहाँ तक पढ़ लिया था? डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस हो गई थी, टाइप्स बता दी थी, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, रिस्क फैक्टर भी पढ़ लिए थे, पैथोफिजियोलॉजी भी आपके साथ डिस्कस हो गई थी। यस, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक एवेलुएशन आई थिंक ये भी कंप्लीट पढ़ा के ख़त्म किया था मैंने। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी पढ़ा दी थी आपको बेटे। यस एग्जैक्टली, नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया था। अब हम देख लेते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ढूंढ लें ज़रा, क्या पढ़ाना चाहिए। सीवीएस में चाह रही थी कि आपके क्लिनिकल स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट हम सीवीएस आपका ख़त्म कर दें बेटा। वेरिकोज वेन्स हो गया, ये लास्ट में पढ़ाना है। पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एमआई पढ़ाया था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ाया बेटे मैंने। एमआई तो स्टार्ट नहीं किया था मैंने। हाँ जी, ये भी मैं देख लूँ मैं पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं। एग्जैक्टली, आई थिंक मैंने एमआई स्टार्ट किया था। और जी स्टूडेंट्स, किसी को याद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? एग्जैक्टली जी, किसको याद है ज़रा देखें, और क्या याद है? अच्छा, हाफजा फरवा की नहीं पढ़ाई नहीं है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टार्ट कर लिया था हमने बेटा, अगर किसी को याद नहीं है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं हम टॉपिक, वो इंशाल्लाह अभी हम कंप्लीट करते हैं उसे। टॉपिक्स के चक्करों में 10 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है बट स्टिल मेरे पास सिर्फ 11 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। दिस इज़ रियली बैड। जी जी, हाफसा फरवा, यही मैंने आपसे कहा, हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन शुरू किया था, अब इंशाल्लाह हम उसे कवर करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी। आपको हम जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, आपको बता दिया था थोड़ी सी जो हमारी वेसल्स है बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज, उनके बारे में। फिर हमने ये टाइप्स आई थिंक पढ़नी थी अकॉर्डिंग टू लोकेशन। चलें बहरहाल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वालेकुम अस्सलाम। एंड मैं ठीक हूँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ऑब्स्ट्रक्शन of the left anterior descending artery results in anterior or septal wall MI. This is really understood। आपको स्टार्ट में मैंने एक दो
और भी टॉपिक्स थे जिनमें आपको मैंने कोरोनरी आर्टरीज की एनाटॉमी रिव्यू करवाई थी। सो ऑब्वियसली जिस पोर्शन ऑफ द हार्ट को वो सप्लाई कर रही होगी, जो भी आर्टरी वो ब्लॉक होगी, तो अल्टीमेटली ये जो है अल्टीमेटली यही होगा कि ये उसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द हार्ट का एमआई कॉज करेगी। दिस इज़ रियली अंडरस्टूड केस। या बेटा दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हो। मैंने आपके साथ रीजंस डिस्कस किए थे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोई थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बुलस हो सकता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, लोअर ब्लड प्रेशर हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हैं इसके। ठीक है बेटा, डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ज़रा आप बुक्स भी आपके पास मौजूद हैं, उसी में से मैंने ये पीपीटीज बनाई है, आप चीज़ों को रिवाइज किया करें। ओके, अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी तो इट विल रिजल्ट इन द पोस्टीरियर वॉल एमआई और लेटरल वॉल एमआई। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी रिजल्ट्स इन इंफीरियर वॉल एमआई। मायोकार्ड इन्फाक्शन की अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी भी कुछ टाइप्स है। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन है। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन एक्सटेंड थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल्स एंड आर यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ द एरियाज ब्लड सप्लाई। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन वो होता है बेटा जिसमें स्पेसिफिक एरिया के जो मसल्स मौजूद है हार्ट के, ठीक है जी, उसकी होल थिकनेस को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कंप्लीट वो जो एक ग्रुप ऑफ मसल्स वहाँ पर मौजूद है उसकी थिकनेस होती है, और ये होता है किस वजह से है, यूजुअली कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ द एरिया, यानी उस स्पेसिफिक एरिया की कंप्लीट ब्लड सप्लाई स्टॉप होने की वजह से ये ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन होता है। फिर बेटे सब एंडोकार्डियल या फिर नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन, इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियक वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम और पेपिलरी मसल्स। ये जो आपको बता दिया, सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की जो एंडोकार्डियम है, आपको लेयर सब पता है, उसके नीचे जो वॉल है उसका, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उसका, या फिर पेपिलरी मसल्स जो हैं, इन जगहों का अगर इन्फाक्शन होगा उसमें स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरियाज में, यानी कंप्लीटली उस एरिया की ब्लड सप्लाई स्टॉप नहीं होगी, कंप्लीटली उस एरिया का इन्फाक्शन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सब एंडोकार्डियल और नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन। अ ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन इज समटाइम referred to as an ST elevation myocardial infarct and a subendocardial infarct as a non-ST elevation infarct। ये जो वर्ड्स आपके सामने यूज करती हूँ ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार समझाती हूँ, ये एब्रीविएशंस हैं, एक एक चीज़ के दो दो तीन तीन नाम है, ये सब आपको बेटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि फॉर एग्जांपल स्टेम जो है ना इन्फाक्शन लिखा हुआ होगा और आप सोचेंगे पता नहीं ये तो कौन सा वर्ड आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। सो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉजेज जो हैं बेटा मायोकार्डियल इन्फाक्शन के, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर बेटा जाहिर है एज है, जेंडर है और फैमिली हिस्ट्री है। अब ये वो चीज़ें नहीं जा रही जिसकी फैमिली में पहले से मौजूद होगा, एज आपको पता है, खैर आजकल तो बहुत यंग लोगों में भी ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, बट एक जो कॉमन है दैट इज़ आफ्टर 55-60 ईयर्स के बाद जो है ये रिस्क बढ़ जाता है इसका। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम जाहिर है चेंज नहीं कर सकते, और जेंडर, प्रेडिस्पोजिशन, ठीक है जी। अब जो एज है मोर देन 40 ईयर, देखिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है ऑलरेडी एज में, एज 40 ईयर से ज़्यादा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री यानी जिन लोगों के पेरेंट्स में इस तरह के इशूज़ है तो उनके बच्चों में ज़्यादा रिस्क होता है। और जेंडर में मायोकार्डियल इन्फाक्शन 3 टाइम मोर इन मैन देन वुमेन, मर्दों में, मर्द हजरात में 3 गुना ज़्यादा होता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कुछ बेटे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और मायोकार्डियल इन्फाक्शन से बच सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर्स है या फिर हाई लिपिड लेवल्स है। राइट, हम अपनी डाइट को अच्छा रख के, इसी तरह से ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन की तरफ लीड करती हैं। कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है, कुछ लोग बहुत सेडेंटरी किस्म का लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है उनकी, मोटापा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और स्ट्रेस है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, जैसे वॉक करके, एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन ला के और थोड़ा सा साइकोलॉजिकली रिलैक्स होके, यानी स्ट्रेस कम लें, इस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं तमाम रिस्क फैक्टर को टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन की। बेसिकली जो खान साहब भी अभी आप कह रहे थे बेटा, वही आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, स्मोकिंग है या हाइपरटेंशन है। इनकी वजह से बेसिकली आपकी जो ब्लड की, जाहिर है हार्ट की अपनी जो वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो अल्टीमेटली उसका जो ल्यूमन है
वो तंग होना शुरू हो जाएगा, नैरो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलेगी मायोकार्डियम को, और साथ साथ ऑक्सीजन की डिमांड मायोकार्डियल सेल्स की बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड फ्लो सही नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन भी ठीक नहीं मिल रही और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। डिक्रीज हार्ट रेट ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि जब इन ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को कम मिल रही है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन डेफिसिट आपकी बॉडी में पैदा हो जाता है, और जो मायोकार्डियम जिसको ऑक्सीजन कम मिल रही है वो ज़्यादा कितने सेकंड तक बर्दाश्त कर सकता है। अल्टीमेटली मायोकार्डियम, वो जो वहाँ पे टिश्यूज़ मौजूद हैं, मसल सेल्स मौजूद हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से सीके एम्बियन ट्रोपोनिन रिलीज होते हैं। यही वो ये जो एक मायोकार्डियल सेल्स की डेथ होती है ना बेटा, तो दिस इज रियली अंडरस्टूड। हमें पता है बॉडी में कहीं भी सेल डेथ होती है तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है, चाहे इंजरी की वजह, किसी भी किस्म की फिजिकल इंजरी की वजह से हो या फिर इस्कीमिक इंजरी की वजह से, वहाँ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है। और जो आपके ये जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं, सीकेएमपी ट्रोपोनिन, ये बॉडी में जब उन मसल सेल्स की डेथ होती है, मायोकार्डियम मसल सेल्स की, तो ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये आपके मार्कर्स होते हैं। जो पेशेंट एंजाइना के साथ हमारे पास आए तो हम सीकेएमपी ट्रोपोनिन का ब्लड में इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अगर ये मौजूद होते हैं तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हाँ, ये जो पेन है पेशेंट को, दिस इज ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्कीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है जी। इस्कीमिया तो फर्स्ट स्टेज होती है जब डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रहा होता तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जाहिर है दिस इज अंडरस्टूड कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल सकेगी तो वो काम कैसे करेगा। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉडी की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो कम जाती है, इनएडिक्वेट जाती है, जिसकी वजह से ओलिगोरिया होना शुरू हो जाती है। यूरिन, क्योंकि जाहिर है किडनीज को भी जब कम ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड, यानी एक वो जो ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफर करना शुरू करता है, और पेशेंट को जो है किडनीज को जो ब्लड सप्लाई, किडनीज का भी तो काम है ना बेटा, ऑक्सीजन और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगी तभी वो काम करेगा। जब वो उसको नहीं मिल पाती तो यूरिन आउटपुट बॉडी में कम, बॉडी से जो यूरिन आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, और जो लैक्टिक एसिड है उसकी अकोमुलेशन शुरू हो जाती है। मायोकार्डियल नर्व फाइबर्स जो हैं उनकी इरिटेशन स्टार्ट होती है, ट्रांसमिशन ऑफ पेन टू द मायोकार्डियम जाना शुरू होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन और रेडिएशन होती है टुवर्ड्स द शोल्डर एंड आर्म। अच्छा, स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर। जिसके अलावा एक तो ये आपको पूरा मैंने पहले स्टेप में तो मैंने आपको ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी समझाई, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने ये बताया कि चेस्ट पेन फिर पेशेंट को क्यों होता है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बॉडी में स्टार्ट होता है बेटे, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है जो मायोकार्डियम में, जाहिर है बॉडी में हर जगह नर्व सेल्स मौजूद है, सो मायोकार्डियम के नर्व सेल्स इरिटेट होते हैं। पेन जो है वो ब्रेन को पहले सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन से वापस आता है मायोकार्डियम की तरफ। सो इस तरह से मायोकार्डियम में पेन स्टार्ट होता है, वो ट्रांसमिशन ऑफ पेन होती है टुवर्ड्स द शोल्डर। इस तरह से पेशेंट को चेस्ट पेन, शोल्डर और आर्म में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो वॉमिटिंग सेंटर्स हैं उनकी भी स्टिमुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। एमआई के साथ साथ बाकी जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका स्टिमुलेट होगा। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन के लिए आपकी बॉडी, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, आपके जो किडनीज है देखिए शट डाउन की तरफ जा सकते हैं, किडनी ओलिगोरिया कर रहे हैं अभी, फिर शट डाउन की तरफ जा सकते हैं। सो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट हो जाता है कंपनसेशन के लिए। करता क्या है, कैटाकोलमिन रिलीज करना शुरू करता है ताकि हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज द हार्ट रेट। तो दूसरी तरफ क्या होता है, डायाफोरोसिस, यानी पेशेंट की जो, जाहिर है हार्ट रेट इसी तरह से तो इंक्रीज नहीं ना हो जाएगा बेटे। जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो वो सिर्फ हार्ट के ऊपर नहीं, पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। सो हार्ट के ऊपर तो वो बेसिकली रिलीज हो रहा है हार्ट के ऊपर इफेक्ट होने के लिए, लेकिन हार्ट भी जिस्म का हिस्सा है। सो जहाँ इंक्रीज हार्ट रेट होता है उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो है वो कहना चाहिए कि एक यानी बॉडी भी आपकी कंपनसेट करना शुरू करती है, उसकी भी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत उसकी वजह से क्या होता है, डायाफोरोसिस यानी प्रोफ्यूज स्वेटिंग, उसकी वजह से पेशेंट की स्किन आपको कोल्ड और क्लेमी मिलेगी, या जिसे हम कोल्ड स्वेट भी कहते हैं। सो साइन सिम्टम इसी से हमें समझ आ गए हैं। कार्डियोवास्कुलर के स्पेसिफिकली देखें तो इस्कीमिया होता है, लो कार्डिक आउटपुट है, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपरटेंशन है, डायाफोरेसिस है, डिस्ट्रिथमियाज है और चेस्ट पेन है। कैरेक्टरिस्टिक पेन की जो है बेटा सिवियर पेन होता है, इमोबिलाइजिंग चेस्ट पेन है।
यानी अगर आप मोबाइल करते हैं तो और ज़्यादा, यानी आप हिलते जुलते हैं, मूव होते हैं तो मतलब और ज़्यादा पेन होता है। यूजुअली डिस्क्राइब एज हैवीनेस, प्रेशर, टाइटनेस एंड बर्निंग। लोकेशन इसकी सब स्टर्नल, रिट्रोस्टर्नल और एपिगैस्ट्रिक, इन एरियाज में पेन हो सकता है। रेडिएशन जो है बेटा ये नेक की तरफ रेडिएट कर सकता है, जॉ, आर्म और बैक की तरफ। ड्यूरेशन इसका लास्ट फॉर 20 मिनट्स और मोर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है पेशेंट को। पल्मोनरी एडिमा कॉज हो सकता है। चेस्ट में हैवीनेस फील होगी। डिस्निया एंड फटीग। जेनिटो यूरिनरी में डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट में इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक दी है, वो इन्वर्ट होगी यानी उल्टी हुई भी होगी। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा और एक एब्नॉर्मल क्यू वेव आपको बनी हुई नजर आएगी ईसीजी के ऊपर। ये आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बताते हैं। अब जो एरिया ऑफ इन्फार्क्शन है, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीजन, जिनी जो क्यू वेव बनती है। मैं थोड़ा सा ईसीजी के बारे में भी आपको बता दूं। बेसिकली जो क्यू वेव, एब्नॉर्मल क्यू वेव जनरेट होती है हमारी ईसीजी के ऊपर, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्राइव डैमेज इरिवर्सिबल। वो जो जाहिर है एक पर्टिकुलर पोर्शन था आपके हार्ट मसल्स का जिसको ऑक्सीजन एक जब एक अरसे तक जो है चंद सेकंड्स तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन, वो पर्टिकुलर जो एरिया था वो फिर इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर देता है आपके मायोकार्डियल सेल्स को, जिसकी वजह से ये एब्नॉर्मल क्यू वेव जनरेट होती है ऑन ईसीजी। इसके अलावा बेटे जो एरिया ऑफ इंजरी है नेक्स्ट टू इन्फार्क्ट टिश्यू इज वाइबल एज लॉन्ग एज सर्कुलेशन रिमेन्स एडिक्वेट। Increasing oxygen may save this area from necrosis, causing ST segment elevation और ECG। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मायोकार्डियम सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लेकिन स्टिल उनको थोड़ी बहुत मामूली सी ऑक्सीजन मिल रही थी, मतलब स्टिल अभी उनका इन्फार्क्ट नहीं हुआ। अगर उनको ऑक्सीजन, उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्सीजन दोबारा से मिल जाए, दिस इज़ द एरिया ऑफ इंजरी, यानी अभी उसे इंजरी हुई है, इन्फार्क्शन नहीं हुआ। आपको बताया था इन्फार्क्शन किस वक्त पहला स्टेप होता है बेटा, इंजरी, जब यानी ब्लड सप्लाई कम मिलना शुरू हुई। दिस लीड्स टू द इस्कीमिया, के उसकी वजह से, उसकी जो ब्लड की वजह से ऑक्सीजन जो है वो उन्हें पर्टिकुलरली नहीं मिल पा रही पर्टिकुलर एरिया को। फिर चंद सेकंड तक अगर यही सिचुएशन रहे इस्कीमिया वाली, तो इट मे लीड टूवर्ड्स इन्फार्क्शन, यानी अब इरिवर्सिबल डेथ हो चुकी है उस पर्टिकुलर मसल सेल्स की। ठीक है बेटा। सो इंजरी जिस टाइम होती है, यानी ये वो सिचुएशन होती है कि अगर ऑक्सीजन इस एरिया को मिल जाए तो हम उससे नेक्रोसिस से बचा सकते हैं। इस सिचुएशन में जो है ये जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ईसीजी के ऊपर, ये इस वजह से जनरेट होती है। इसके अलावा बेटे एरिया ऑफ इस्कीमिया है, viability may not be damaged as long as MI does not extend and collateral circulation is able to compensate causes depressed ST segment। और जो ST segment depression भी आपको नजर आ सकता है, that is due to area of ischemia, यानी जो वो ischemic portion था जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, लेकिन alternate circulation या collateral circulation मौजूद है, जिसकी वजह से उस एरिया में ब्लड और ऑक्सीजन मिल रही है और बॉडी जो है कंपनसेट करने के, आपका हार्ट जो है वो स्टिल कंपनसेट करने के काबिल है। दैट इज़ द एरिया ऑफ इस्कीमिया। और इस एरिया ऑफ इस्कीमिया की वजह से आपकी जो पेशेंट की ईसीजी है उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आएगा। जो पैथोफिजियोलॉजी और स्पेशली ये जो ईसीजी की चेंजेस है डायग्नोसिस की, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसमें किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मूव करते हैं। ये जो आपको पहले बताए थे
कार्डियक मार्कर्स हैं, इनके लेवल्स हमें चेक करने होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि पेशेंट को एमआई हुआ है या नहीं। ट्रोपोनिन है, ये मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है बेटा। ये तकरीबन 4 से 12 घंटे के अंदर अंदर, यानी आप अगर जो है रेज करना पेशेंट को एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ जो आपके मसल सेल्स हैं उनकी डेथ हुई है, तो 4 से 12 घंटे के अंदर, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर इन्फार्क्शन ये आपको नज़र आना शुरू होता है। तकरीबन इन्फार्क्शन के 12 घंटे तक ये ब्लड में रेज ही रहता है। तो उसके अंदर अंदर अगर आप चेक कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रोपोनिन जो है वो रेस्ड मिलेगा। मे रिमेन एलिवेटेड फॉर अप टू 2 वीक्स, सॉरी ये तकरीबन 4 से 12 घंटे के अंदर अंदर, यानी समटाइम 4 आवर्स के बाद भी रेज होना शुरू हो जाता है, समटाइम 12 आवर्स के बाद भी रेज होना शुरू हो जाता है, और तकरीबन ये 2 वीक्स तक एलिवेटेड ही रहता है। बाकी बेटे CKMB है, दिस इज राइजेज इन 4 to 12 आवर्स, रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन 36 से 48 आवर्स। ऑल्दो ये भी 4 से 12 घंटे के बाद आपको ब्लड में रेस्ट मिल सकता है, लेकिन ये 36 से 48 आवर्स के अंदर अंदर वापस जो है नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अगर आपने इससे पहले पहले ब्लड CKMB का लेवल चेक करवा लिया ब्लड में तो आपको ज़रूर वो रेज मिल जाएगा, लेकिन 36 से 48 आवर्स के बाद इसकी वैल्यूज़ जो है इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। मायोग्लोबिन है, लैक्स स्पेसिफिसिटी, इसकी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये 1 से 4 घंटे के अंदर अंदर रेज होता है और विद इन 24 आवर्स ये वापस नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव जो है इसके लिए वो ट्रोपोनिन लेवल्स हैं। एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है टू डिटेक्ट द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज एंड टाइप ऑफ एमआई। बहुत अंडरस्टूड सी बात है। एंजियोग्राफी का मतलब क्या है कि हम डाई इंजेक्ट करते हैं और जितनी भी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर वो डाई जाता है और हम साथ साथ उसको कैमरे के थ्रू देखते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं। उससे हमें सिंपल पता लग जाता है जहाँ डाई नहीं जा रहा है इट मीन्स वहाँ ब्लॉकेज है। सो हमें उसकी ब्लॉकेज और कौन सी टाइप का एमआई है, यानी कौन सी वेसल्स ब्लॉक है, वो हमें पता लग जाती है। चेस्ट एक्सरे पे आप कार्डियोमेगेली यानी हार्ट का साइज बड़ा हुआ नजर आ सकता है आपको। इको करवाई जाती है बेटे। द इको cardiogram is used to evaluate ventricular function. It may be used to assist in diagnosis and MI, especially when the ECG is non-diagnostic. The echocardiogram can detect hypokinetic and akinetic wall motion and can determine the ejection fraction. अगर ECG पे आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम echocardiogram की तरफ मूव कर जाते हैं। एको में आपको सिंपल जो वॉल्स हैं, यानी हार्ट के जो मसल वॉल है उसकी मूवमेंट्स आपको पता लग जाएगा, यानी एकाइनेटिक या हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट्स होंगी उनकी, ठीक है। उससे आपको, या बाकी इजेक्शन फ्रैक्शन है वो हम देख लेते हैं, उससे आपको पता लगता है कि पेशेंट को एमआई हुआ है या नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है बेटे? फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो देनी है हमने एमआई के पेशेंट्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि हम पेशेंट का पेन रिड्यूस करें, एंग्जाइटी रिड्यूस करें, ऑक्सीजनेशन मेंटेन करें, उसकी ब्लड का वॉल्यूम, टिश्यूज़ की परफ्यूजन और जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसे मेंटेन करें। एसिडोसिस की तरफ अपने पेशेंट को ना जाने दें, अगर एसिडोसिस की तरफ चला गया तो उसे करेक्ट करें। बाकी पेशेंट को एरिथमिया से प्रिवेंट करें, या अगर एरिथमियाज शो हो रहे हैं ECG के ऊपर तो उसे हम ट्रीट करें। बाकी पेशेंट का कार्डिक आउटपुट मेंटेन करें। थ्रोम्बस कोई वेसल के अंदर मौजूद है तो उसको मज़ीद एक्सटेंशन से बढ़ाएं। एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस है या वीनस थ्रोम्बोस जो भी है उसे प्रिवेंट करे कि वो कहीं खुदा न खास्ता लंग्स की तरफ ना चला जाए या ब्रेन की तरफ ना चला जाए। बाकी थ्रोम्बोलाइसिस करनी पड़ती ज़ाहिर है उसके लिए, एंड रीपरफ्यूजन। थ्रोम्बोलिसिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो परफ्यूजन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ रीमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से प्रिवेंट करना है, एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स यानी हार्ट अटैक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स क्या है? ये वो मेडिकेशंस है दैट आर यूजुअली administered intravenously, although some may also be given directly into the coronary artery in the cardiac catheterization laboratory. The purpose of thrombolytic is to dissolve and lyse the thrombus in the coronary artery, allowing blood to flow through the coronary artery again, minimizing the size of the infarction and preserving ventricular function. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जब पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे रहे हैं तो नर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, या हम कहीं देख लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन है, कब आप दे सकते हैं या कब देनी होती है। चेस्ट पेन फॉर लॉन्गर देन 20 मिनट्स अनरिलीव बाय नाइट्रोग्लिसरीन, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, दर्द हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन देने के बावजूद ठीक नहीं हुआ। बाकी ST सेगमेंट एलिवेशन एट लीस्ट 2 लीड्स दैट फेस द सेम एरिया ऑफ द हार्ट,
ईसीजी ज़ाहिर है जिनको जैसे स्पेशली कंसल्टेंट्स हो गए या कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब में काम करने वाले लोग हो गए, वो ईसीजी को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सेकंड इंडिकेशन ये होती है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, लेकिन 2 लीड्स में। ईसीजी की जो लीड्स होती हैं उनमें 2 लीड्स में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन नज़र आ रही है, और वो दोनों लीड्स जो है एक ही स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, और लेस देन 24 आवर्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पेन। और इसके अलावा जब पेन हुआ है उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी जब हम नहीं दे सकते, बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन से ऑलरेडी पेशेंट आपका एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, पेशेंट के अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पहले से, हेमरेजिक स्ट्रोक की हिस्ट्री है, पेशेंट को इंट्राक्रेनियल मसल मेल फॉर्मेशन की हिस्ट्री है, कोई रिसेंटली पेशेंट की मेजर सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है पेशेंट की, या प्रेगनेंसी है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। इन सिचुएशंस में हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पेशेंट को नहीं दे सकते। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है बेटे? मिनिमाइज द नंबर ऑफ टाइम द पेशेंट स्किन इज पंक्चर्ड। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अवॉइड किए जाते हैं, ब्लड ड्रॉ किया जाता है लैब टेस्ट के लिए व्हेन स्टार्टिंग द आईवी लाइन, यानी उसी वक्त एक ही मरतबा प्रेक करके आप ले लें। स्टार्ट आईवी लाइंस बिफोर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, डेजिग्नेट वन लाइन टू यूज फॉर ब्लड ड्रॉज, avoid continual use of non-invasive blood pressure cuff, monitor for acute dysrhythmias, hypotension and allergic reactions, monitor for reperfusion यानी resolution of angina and acute ST segment changes। इसके अलावा ब्लीडिंग के कुछ जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनको भी कंटिन्यूसली चेक करना है। किस तरह से कि आप सीपी करवा लेते हैं, उसमें देख लेते हैं एचबी का लेवल या हेमाटोक्रिट लेवल पेशेंट का, ब्लड प्रेशर तो ड्रॉप नहीं कर रहा, हार्ट रेट तो बढ़ नहीं रहा, या कहीं से ऊजिंग तो नहीं शुरू हो गई है, या आपने जो आईवी प्रोसीजर साइट चाहे वो ब्लड ड्रॉ करने के लिए रखी थी या कुछ आईवी देने के लिए, वहाँ से कुछ बल्ज आउट तो नहीं हो रहा, वहाँ से ऊजिंग तो नहीं हो रही, बैक पेन या मसल वीकनेस की तो कंप्लेन नहीं कर रहा पेशेंट, कॉन्शियस लेवल तो चेंज नहीं हो रहा पेशेंट का, या हेडेक की कंप्लेन तो नहीं कर रहा। ठीक है बेटे, इसके अलावा ट्रीट करना है मेजर ब्लीडिंग्स को बाय डिसकंटिन्यूइंग। कोई मेजरली ब्लीड कर जाता है पेशेंट तो ऑब्वियसली सबसे पहले डिसकंटिन्यू करेंगे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को, किसी भी, या फिर एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे और नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को इमीडिएटली। ट्रीट माइनर ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर इफ एक्सेसिबल एंड अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर। सो इंडिकेशंस कब हमें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है, कब नहीं देनी, नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर भी देना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। द एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एमआई इज मॉर्फिन सल्फेट दैट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनस बोलस। मॉर्फिन पेशेंट का पेन और एंजाइटी दोनों रिड्यूस करती है, प्री लोड को रिड्यूस करती है विच डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट। क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो हम अगर उसे ज़्यादा काम करवाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है एमआई का एरिया बढ़ सकता है, तो वर्कलोड का करती है ये। मॉर्फिन आल्सो रिलैक्सेस द ब्रोंक्यूल्स to enhance oxygenation. बाकी cardiovascular responses to morphine is monitored carefully, particularly the blood pressure which can be lowered and the respiratory rate which can be depressed। जब आपने मॉर्फिन देना है पेशेंट को तो उसके साथ कंटिन्यूसली उसका हार्ट रेट और जो रेस्पिरेशन है उन दोनों चीज़ों को कंटिन्यूसली आपने मॉनिटर करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसकी वजह से लोअर डाउन हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी पेशेंट को हो सकता है। बाकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एसीई इनहिबिटर्स जो है वो हम पेशेंट को देंगे, क्योंकि ये प्रिवेंट करेंगे कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिन 1 into 2। So in the absence of the angiotensin 2, the blood pressure decreases and the kidney excretes sodium and fluid in diuresis, decreasing the oxygen demand of the heart। So AC inhibitor जब कम होगा पेशेंट को ऐसी इनहिबिटर देंगे जिसकी वजह से जो उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो नहीं हो सकेगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर रीज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी जो है वो सोडियम और फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना शुरू करेंगे, ताकि हमारे जो हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड कम हो और उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। Use of ACE inhibitor in patient after MI decreases the mortality rate and prevent the onset of the heart failure. It is important to ensure that the patient is not hypotensive, hyponatremic, hypovolemic or hyperkalemic before ACE1 administration। ये बड़ी अंडरस्टूड सी बातें हैं, बहुत डिटेल में आपको ये सारा मैं
2-3 लेक्चर में बार-बार पढ़ा चुकी हूँ। सो ऑब्वियसली ये सारे सिनेरियोज़ यानी हाइपोनेट्रीमिक, हाइपोवोलेमिक, हाइपरकैलेमिक ये सारी चीज़ें हमें पहले से चेक करनी पड़ेंगी। हमारे पेशेंट को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। Blood pressure, urine output and sodium, potassium and creatinine level need to be monitored closely. सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है बेटा? पीटीसीए है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, जिसमें ये आपको पिक्चर से सारा नज़र आ रहा है। ये आपकी आर्टरी है जिसके अंदर इस तरह से हम जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी एंजियोप्लास्टी होती है, यानी उसके अंदर हम इस तरह से स्टेंट को पहले इन करते हैं, उसके बाद उसे ओपन कर दिया। अब जो ब्लड सप्लाई है वो इस स्टेंट के अंदर से होकर गुजरेगी। जो आपकी ब्लड वेसल है वो उसको एक रास्ता मिल जाता है ब्लड को मूव करने के लिए। बाकी बेटे अथीरेक्टमी है। विद अथीरेक्टमी द प्लैक इज शेव्ड ऑफ यूजिंग अ टाइप ऑफ रोटेशनल ब्लेड। एक रोटेशनल ब्लेड होता है, उसको हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर डालते हैं और वो जो प्लैक फॉर्मेशन हुई थी उसे थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देते हैं ताकि ब्लड को सप्लाई करने के लिए, मूव करने के लिए जगह मिल जाए। बाकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है जिसे कैबिज भी कहते हैं। अ पोर्शन ऑफ सिफिनस वेन फ्रॉम द लेग इज रिमूव्ड एंड इज एनाटोमोस्ट proximally to the ascending aorta and distally to the coronary artery। ठीक है बेटा, आपको नज़र आ रहा है इसमें जो नॉर्मलाइज ब्लड फ्लो है, पहले डिक्रीज ब्लड फ्लो था जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उस वो ब्लॉक हो रही थी, ब्लड वेसल में जो है ब्लड मूव नहीं कर रहा था। सो उसके बाद कैबिज कर दिया जाता है। हम लेग में से सिफिनस वेन पेशेंट की निकाल के उसे दो जगह से एनाटोमोस्ट कर देते हैं, मतलब ज्वाइंट कर देते हैं असेंडिंग एओर्टा की तरफ जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपको पिक्चर में बड़ा साफ नज़र आ रहा है। यानी डायरेक्टली हमने एओर्टा से जो जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी थी, जहाँ पे ब्लॉकेज था, उसके डिस्टल एंड पे जाके हमने उसे जो है एनास्टोमोस कर दिया है, जिसकी वजह से देखें अब ये जो असेंडिंग एओर्टा था यहाँ से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई मसल सेल्स को मिलना शुरू हो गई है। ठीक है बेटा, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? रिलीविंग पेन एंड अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ इस्कीमिया, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन अलॉन्ग विद मेडिकेशन थेरेपी टू असिस्ट विद रिलीफ ऑफ symptoms, encourage करें bed rest with the back rest elevated to help decrease chest discomfort and dyspnea। बाकी improving respiratory functions, encourage changing of positions frequently to help keep fluid from pooling in the bases of the lungs। बाकी promoting adequate tissue perfusions, check skin temperature and peripheral pulses frequently to monitor the tissue perfusion of the body। reducing anxiety, provide information in an honest and supportive manner to the patient and family member, then monitoring and managing the potential complications, monitor the patient closely for changes in cardiac rate and rhythm, heart sound, blood pressure, chest pain, respiratory status, urinary output changes in color एंड लैब वैल्यूज़। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेटर्स हैं, मार्कर्स हैं, आपको बताएंगे आपका पेशेंट किस तरफ जा रहा है। सो अगर आप इन चीज़ों को केयरफुली मॉनिटर करेंगे तो अपने पेशेंट को आप डिफरेंट किस्म की जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा सकते हैं। सो दिस इज़ द रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए बेटा। जी जनाब, हार्ट फेलियर स्टार्ट करने लगे हम।
हार्ट फेलियर तो नहीं पढ़ाया था आई थिंक मैंने। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? वी विल डिफाइन हार्ट फेलियर, ejection fraction, preload and afterload. Then we will discuss the factor affecting cardiac performance in the light of Frank-Starling law. Then compare the right and left-sided heart failure, discuss the etiology of systolic and diastolic failure, then explain the pathophysiology of heart failure, classification of heart failure, risk factor and causes, sign and symptoms of heart failure, assessment and diagnostic, finding of heart failure, medical and nursing management of heart failure. Heart failure की definition क्या है? सबसे पहले it is the pathophysiological process in which the heart, as a pump, is unable to meet the metabolic requirements of the tissue for oxygen and other substances, despite the venous return to heart is either normal or increased. ओके, हार्ट फेलियर वो सिचुएशन होती है बेटा, ये बेसिकली एक तो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसमें आपका हार्ट जो है दैट इज़ अनेबल टू पंप, ठीक तरीके से इतना इनफ पंप नहीं कर सकता कि वो आपकी जो बॉडी है उसकी मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा कर सके, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। यानी बेसिकली आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो हार्ट इज़ अनेबल टू पंप इनफ ब्लड कि वो इतना ज़्यादा इस तरीके से पंप नहीं कर पा रहा कि वो ऑक्सीजन और जो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है अल्टीमेटली ब्लड के साथ साथ, ब्लड का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, वहाँ से जो एक्सक्रीटा है उसको रिमूव करना। सो इन तमाम मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को आपका हार्ट जो है बॉडी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट ऑफ इवन के उसको जो हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न है, यानी जो ब्लड जाना होता है पूरी बॉडी से एक अमाउंट में वीनस रिटर्न, वो नॉर्मल है या फिर इंक्रीज हुआ है, बट इस सब के बावजूद हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के को डेफिनेशन है कि इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू फिल विद और रिजेक्ट द ब्लड। जो ये क्लिनिकल सिंड्रोम है इसमें यानी कोई भी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है जो कि वेंट्रिकल्स की एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी या तो वेंट्रिकल्स ठीक से या तो फिल ही नहीं हो पाएंगे, ऑल्दो पूरी बॉडी से ब्लड ठीक आ रहा है लेकिन वेंट्रिकल्स इटसेल्फ या तो फिल नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली या फिर फिल होने के बावजूद वो ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट 5 मिलियन अमेरिकन हैव हार्ट फेलियर। ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 500,000 न्यू केसेस हर साल तकरीबन हार्ट फेलियर के हमें देखने को मिलते हैं। अमेरिका की ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। 25 to 50 बिलियन ऑफ US डॉलर्स वो ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, यानी उनके केयर के ऊपर। इसके अलावा 65 लाख हॉस्पिटल डेज यानी पर ईयर एंड लोग यानी हॉस्पिटलाइज होते हैं एंड 300,000 डेथ्स होती हैं पर ईयर ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन आप सबको मालूम है कि कार्डियक आउटपुट इज, मैं बार बार आपको हार्ट फेलियर की डेफिनेशन में यही बता रही हूँ ना कि वो पंप नहीं कर पा रहा, तो पंप जब करता है ब्लड को तो वो क्या होता है, वो कार्डियक आउटपुट ही तो होता है जो बाहर आ रहा होता है। सो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट आप सबको ऑलरेडी भी पता है, दिस इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इज टू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में जो आपका यानी सिंपल करके बताती हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम सबसे पहले देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटे, हर बीट में जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट होती है फ्रॉम द हार्ट, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको अगर हम हार्ट रेट से यानी एक मिनट में जितना ब्लड निकलेगा ये वो होता है बेटा, यानी सर्कुलेट करता है या कहते हैं कि हार्ट से इजेक्ट होता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और हर बीट के साथ जो निकलता है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड डेफिनेशन यही है कार्डियक आउटपुट की, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इज टू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमिन्ड बाय प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना ब्लड जो है हर बीट में हार्ट से बाहर निकलेगा, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन 3 फैक्टर्स बेसिकली। प्रीलोड क्या है, आफ्टरलोड कितना है, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी है। सो प्रीलोड आफ्टरलोड की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। प्रीलोड क्या है बेटा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट एंड ऑफ डायस्टोल, यानी एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोल क्या होता है, यानी रिलैक्सेशन।
रिगर्जिटेशन। सो पिक्चर से भी आपको समझ आ रहा होगा, प्री लोड ये है कि जब डायस्टोल ख़त्म हो जाता है, यानी एक पूरा जो वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ब्लड इजेक्ट करना होता है, उससे बिल्कुल पहले की जो पोजीशन है उस वक्त कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद है या उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, बेटा दैट इज़ कॉल्ड प्री लोड। प्री लोड इंक्रीज हो जाता है जब बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो उसकी वजह से, या फिर कार्डियक वॉल्व्स की रिगर्जिटेशन है, यानी वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, या हार्ट फेलियर की वजह से प्री लोड बॉडी में बढ़ जाता है। फिर बेटे आफ्टर लोड है, ये बेसिकली वो प्रेशर होता है जो रेजिस्टेंस होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट द ब्लड। अब जब वेंट्रिकल के सिस्टोल होने का वक्त आया, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का वक्त आया, तो जो फोर्स वेंट्रिकल्स को उस ब्लड के मौजूद होने की वजह से फेस करनी पड़ेगी, जो रेजिस्टेंस उस वेंट्रिकल्स को फेस करनी पड़ेगी इजेक्ट करने के लिए ब्लड को बाहर, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। आफ्टर लोड बेटे बढ़ जाता है हाइपरटेंशन में, ए वेजो कंस्ट्रिक्शन में। जाहिर सी बात है, अगर आगे ब्लड तो हाँ जो वेंट्रिकल है वो तो पंप होना चाह रहे हैं, ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर आगे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से जो है उनके अंदर ऑलरेडी प्रेशर रेस्ड है, या फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, यानी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई किसी भी वजह से, तो सोचिए उसको कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी वेंट्रिकल्स को, दैट प्रेशर इज कॉल्ड आफ्टर लोड। ये आपको आफ्टर लोड का वर्ड जो पिक्चर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके आगे क्लैंप सा मैंने दिखाया हुआ है, ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि इसको देखें, ये इतनी पीछे से इतना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, इसको प्रेशर को फेस करना पड़ रहा है। और आफ्टर लोड ज़ाहिर है बढ़ेगा तो कार्डिक वर्कलोड भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ताकत से फोर्सफुली जो है ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। सो प्री लोड और आफ्टर लोड की सबको समझ आ गई। अब इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन वन ऑफ द मेजरमेंट विच इज़ यूज बाय फिजिशियंस टू असेस हाउ वेल अ पेशेंट्स हार्ट इज फंक्शनिंग। यानी बेसिकली जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये आपके पेशेंट के हार्ट की फंक्शनिंग को, यानी कितना अच्छा आपका जो पेशेंट का हार्ट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कोई भी फिजिशियन इस चीज़ को असेस करने के लिए कि आपका जो पेशेंट है उसका हार्ट कितना अच्छा फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग को असेस करने का जो मेजरमेंट है दैट इज़ इजेक्शन फ्रैक्शन। या फिर आपका जो फिजिशियन है इजेक्शन फ्रैक्शन के थ्रू आप अपने पेशेंट की हार्ट की फंक्शनिंग को असेस करता है। इजेक्शन क्या होता है बेटे? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट्स मेन पंपिंग चैम्बर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। इजेक्शन इजेक्शन मीन्स इजेक्ट आउट, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी वो ब्लड जो कि हर हार्ट बीट में पंपिंग चैम्बर यानी वेंट्रिकल से बाहर आता है, दैट इज इजेक्शन। और फ्रैक्शन बेटा रेफर्स टू द फैक्ट दैट इवन इन अ हेल्दी हार्ट सम ब्लड ऑलवेज रिमेन्स विद इन दिस चैम्बर आफ्टर ईच बीट। अब वो जो ब्लड निकल जाने के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर थोड़ी सी अमाउंट ब्लड की रह जाती है, एक हेल्दी हार्ट में भी होती है, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा ब्लड आउट हो जाता है, थोड़ा सा जो अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड बेटा fraction. And ejection fraction is a percentage of the blood within the chamber that is pumped out with every beat. So ejection की definition समझ आ गई, fraction की definition समझ आ गई। सो इजेक्शन फ्रैक्शन ये वो परसेंटेज होती है ब्लड की कि जो चैम्बर से आउट हो गया, यानी टोटल ब्लड का कितना परसेंटेज जो है वो उस चैम्बर में से पंप्ड आउट हो गया है, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 55 to 75% है, यानी वेंट्रिकल्स जब फिल होते हैं तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करके जब ब्लड को इजेक्ट आउट करते हैं, उस वक्त अगर उस ब्लड का 55 से 75% तक ब्लड इजेक्ट आउट हो जाता है तो वो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है। अगर इससे कम होता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम और हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट किस तरफ जा रहा है। यहाँ हम स्टॉप करते हैं और जो है अभी तमाम स्टूडेंट जो है मुझे अपनी जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं अपने नाम सुन लें। अगर किसी को मैंने मिस कर दिया है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। अनीला जावेद, अक्सर लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा, जेनेट, महानूर। यस महानूर। जेनेट क्यों नहीं क्लास ले रही हैं, क्या बात है, किसी को पता है? मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, रामीन फातिमा। रामीन भी क्लास नहीं ले रही हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज़, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शब्बीर, ज़ैनब रिज़वान, ज़ुनैरा नसीम, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। ओके जी, कुर्रतुल-ऐन की अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास है हमारी नर्सिंग एथिक्स की, तो 5 मिनट्स का आपके पास ब्रेक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, ठीक है बेटा? टेक केयर।